थे। क्षेत्रमिति में लास्ट क्लास में आपको दो चीज पढ़ाया गया था। बेलन के बारे में बताया गया था। बेलन एक 3D फिगर है, एक सॉलिड फिगर है, त्रिविमीय आकृति है। अगर हमारे पास एक बेलन है ना, इस तरीके का आपको बताया गया था कि दो वृत्त होते हैं और एक वक्र भाग होता है जो एक आयत का बना होता है, आयत को घुमाकर मोड़ देते हैं तो बेलन बन जाता है। अगर इसके त्रिज्या r है, बेलन की त्रिज्या r है, बेलन की ऊंचाई h है, यही दो चीज आपको पता होना चाहिए, बेलन की त्रिज्या और बेलन की ऊंचाई। अगर त्रिज्या और ऊंचाई पता है आपको, r और h, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व्ड सरफेस एरिया का एक फॉर्मूला था जिसे आप सी ए से लिख रहे थे। सी एस ए का एक फॉर्मूला था 2πr h, 2πr h, यही फॉर्मूला था हमारे पास बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का, जहां r त्रिज्या है, ऊंचाई है। होता कौन सा क्षेत्रफल है? ये वाला क्षेत्रफल, ये वाला जो भाग है ना। और इसे कई बार हम लोग एल एस ए भी कह देते हैं। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या लैटरल सरफेस एरिया भी 2πr h के ही बराबर होता है, लेकिन ज्यादातर हम लोग यही यूज करते हैं। ठीक है, 2πr h ही यूज करते हैं। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला था कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का, टोटल सरफेस एरिया का। तो टोटल सरफेस एरिया का एक फॉर्मूला है टी एस ए बराबर 2πr × h+r। तो यही दूसरा फॉर्मूला था आपके पास, 2πr × h+r, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया का। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, वक्र पृष्ठ के साथ बेलन का ये दोनों आधार, दो आधार होते हैं, ये नीचे वाला वृत्त और ये ऊपर वाला वृत्त, तो ये दोनों ही वृत्तों के क्षेत्रफल को अगर हम जोड़ दें तो यही टोटल सरफेस एरिया होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। ठीक है, अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए और सिर्फ आपको क्षेत्रफल के लिए पूछा जाए कि क्षेत्रफल बताइए, है ना, तो आपको अगर क्वेश्चन में दिया नहीं है कि यह बेलन बंद है या खुला है, बेलन दो प्रकार के हो सकते हैं ना, या तो ये बेलन इस तरीके से, मान लीजिए पाइप है, तो पाइप क्या होगा, इधर से भी खुला होगा और इधर से भी खुला होगा। ठीक है, वही हो सकता है कि एक इस तरीके का रॉड है जो दोनों ही तरफ से बंद है, या खिलौना है जो दोनों तरफ से बंद है। ठीक है, तो दो तरह के हो सकते हैं, या तो खुला या बंद। तो क्वेश्चन में यह चीज दिया रहेगा कि खुला है या बंद है। ध्यान से सुनिएगा, दो चीज हो सकता है। क्वेश्चन में दिया रहेगा कि यह बेलन जो है खुला है या बंद है। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, क्वेश्चन में नहीं दिया गया है कि ये खुला है या बंद है, तो क्या मान के चलोगे? अगर कुछ भी नहीं दिया गया है तो इसका मतलब वो बंद बेलन है। ठीक है, तो कुछ भी नहीं दिया रहेगा तो इसका मतलब वो क्लोज्ड सिलेंडर है, बंद बेलन है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा तो बंद बेलन मानोगे। चलिए, तो अभी एक क्वेश्चन करेंगे, रिकॉल क्वेश्चन है आप सभी के लिए। तो पहला क्वेश्चन मैं समझा दे रहा हूं, एक बेलनाकार खिलौना है, इसकी ऊंचाई दी गई है 25 सेंटीमीटर। तो आप कहोगे सर ऊंचाई दिया गया है 25 सेंटीमीटर बेलन का। ठीक है, खिलौना कुछ इस प्रकार का है। ठीक है, इसके आधार का परिमाप दिया गया 20 पाई। देखो इसमें त्रिज्या नहीं दिया गया, आधार का परिमाप मतलब ये वाला सरकमफेरेंस, नीचे में क्या होगा, एक वृत्त होगा, तो इस वृत्त का जो परिधि है या सरकमफेरेंस है, यही 20 पाई के बराबर दिया गया। ठीक है, तो आपको पूछा जा रहा है इस प्रकार का खिलौना बनाने के लिए कितने वर्ग सेंटीमीटर प्लास्टिक की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो आप देखो क्या आपका आंसर होगा, ट्राई कीजिए। चलिए सभी लोग ट्राई कीजिएगा, पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए कि यहां पर त्रिज्या नहीं दिया गया है। त्रिज्या आप कैलकुलेट करोगे, त्रिज्या का मान कितना होगा सबसे पहले तो यही आपको पता करना होगा, है ना। और एक चीज और, इस क्वेश्चन में बोला नहीं गया है कि ये खिलौना बंद है या खुला हुआ है। तो अगर कुछ भी नहीं बोला गया है तो आप मान के चलोगे कि ये बेलन जो है बंद है, मतलब यहां पर भी प्लास्टिक लगाया गया होगा और नीचे वाले भाग में भी प्लास्टिक लगाया गया होगा, है ना। तो अगर इस वाले भाग में भी प्लास्टिक है, ऊपर में भी प्लास्टिक है, नीचे में प्लास्टिक है, तो आप क्या कैलकुलेट करोगे, इस सिलेंडर का टीएसए कैलकुलेट करोगे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, वही आपका आंसर होगा। और टोटल सरफेस एरिया का एक फॉर्मूला है आपके पास 2πr × h+r, लेकिन r नहीं दिया गया, तो आप देखिए r कैसे कैलकुलेट करोगे। परिधि दिया गया है ना, परिधि आपको दी गई है, ऊंचाई दिया गया है। तो देखिए किसी वृत्त का अगर परिधि दिया गया है ना, वृत्त की अगर परिधि दिया गया है 20 पाई, तो उसका त्रिज्या आप कैसे कैलकुलेट करोगे, ट्राई कीजिए। काफी सारे हिंट आपको दिए गए हैं, इन सभी को यूज करके ट्राई कीजिए। ठीक है, कुछ लोगों के आंसर आ गए, वेरी गुड।
और अगर आपका आंसर इन चारों से अलग आता है, मान लो आपको लगता है कि चारों आंसर गलत है, चारों ऑप्शन गलत है, आपका आंसर कुछ और आ रहा है, तो चैट सेक्शन में आपको लिख देना है, ठीक है। तो आप चैट सेक्शन में लिख दीजिएगा, अभी तो आप नहीं लिख पाओगे, जब चैट सेक्शन ओपन होगा तब लिख देना, ठीक है। चलिए जल्दी से आंसर कीजिए। 15 सेकेंड्स और रुक रहे हैं, ठीक है, 15 सेकेंड और रुकेंगे। काफी आसान सा ही क्वेश्चन है, अगर इतनी सारी चीज दी गई है, बस अगर आप रेडियस कैलकुलेट कर लोगे, त्रिज्या कैलकुलेट कर लोगे, फिर आपके लिए क्वेश्चन काफी आसान हो जाएगा। चलिए 10 सेकेंड्स और, आखिरी 10 सेकेंड और रुक रहे हैं, लास्ट 10 सेकेंड्स और है आपके पास। तो पोल सेक्शन में जाइए, जो भी आपको सही लगता है आंसर कीजिए। 5 सेकेंड और, 5, 4, 3, 2, 1। तो अब मैं पोल को एंड कर दे रहा हूं। आइए अब समझते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या क्या चीज दी गई थी। तो क्वेश्चन में आपको बताया गया बेलनाकार खिलौना की ऊंचाई दिया गया 25 सेंटीमीटर, तो यहां पर लिख दिया गया 25 सेंटीमीटर, ठीक है। इस खिलौने की आधार का परिमाप देने का क्या मतलब हुआ। अगर मैं कहूं कि ये सारी चीजों को मैं पहले मिटा दे रहा हूं, ठीक है, ये सारी चीजों को मैं मिटा रहा हूं। अगर मैं कह रहा हूं हमारे पास जो खिलौना है कुछ इस प्रकार का खिलौना है, ठीक है, कुछ इस प्रकार का खिलौना है, तो इसके आधार का परिमाप दिया गया, मतलब परिधि दी गई है, परिमाप को ही परिधि कहते हैं। और आधार में क्या होता है, एक वृत्त होता है ना। आधार में क्या होता है, एक सर्कल होता है, एक वृत्त होता है। तो मान लेते हैं अगर इस वृत्त का त्रिज्या आर है ना, अगर त्रिज्या आर है तो इसका परिमाप क्या होगा, इसका परिमाप 2 पाई आर के बराबर होगा। आपको पता है इसका परिमाप या परिधि या सरकमफेरेंस 2 पाई आर के बराबर होता है। और यही परिधि 2 पाई आर का ही मान, 2 पाई आर का मान कितना दिया गया है, 2 पाई आर का मान 20 पाई के बराबर दिया गया। तो 2 पाई आर का मान 20 पाई लिख लिया। इतना क्लियर है सभी को, यहां तक समझ में आया तो वाई लिख के बताइए। 2 पाई आर कहां से आया, इतना समझ में आया। किसी भी वृत्त का परिधि का फॉर्मूला है 2 पाई आर, ठीक है, ये आपको सर्कल पढ़ाते समय बताया गया था। अब 2 पाई आर का मान अगर 20 पाई के बराबर है, तो यहां से आप त्रिज्या कैलकुलेट कर लोगे, रेडियस कैलकुलेट कर लोगे, कितना आएगा 20 पाई बटा 2 पाई, है ना, 20 पाई बटा 2 पाई। तो पाई से पाई हमारा कटा, और यहां से त्रिज्या कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, है ना। तो त्रिज्या कितना आ गया, रेडियस 10 सेंटीमीटर। अब यहां से आपको यह पता चल गया इस बेलन का ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है, और त्रिज्या कितना है, त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि इसमें कितने प्लास्टिक की आवश्यकता होगी ऐसा खिलौना को बनाने के लिए। तो खिलौना को बनाओगे तो ये वाला भाग होगा एक, इसके आधार पे प्लास्टिक लगाओगे, और इसके ऊपरी भाग पे प्लास्टिक लगाओगे, है ना, यानी इसके सभी पृष्ठों पर प्लास्टिक लगाओगे। अब सभी पृष्ठों पर प्लास्टिक लगा रहे हैं, मतलब दोनों ही आधार का क्षेत्रफल अगर ले रहे हैं, तो आप कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैलकुलेट करोगे, टोटल सरफेस एरिया, जो भी इस बेलन का टोटल सरफेस एरिया होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगी, वह इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो टीएसए का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर इंटू H+R, यही फॉर्मूला होता है। इसमें सभी मान भर देते हैं, 2 के जगह पर 2 हमने रखा। अब देखो पाई के जगह पर अभी पाई ही रख रहे हैं, पाई के जगह पर बोलोगे सर 22/7 रख सकते हैं क्या, तो बिल्कुल 22/7 भी रख सकते हो। लेकिन अभी मैं देख रहा हूं कि हमारे दो दो ऑप्शन में पाई लिखा हुआ है ना, पाई लिखा हुआ है, तो पाई के जगह पर मैं अभी पाई ही रख रहा हूं, ठीक है। अब आर के जगह पर मैं 10 रख दिया, क्योंकि 10 आया था हमारा त्रिज्या। एच के जगह पर 25 रखेंगे, और आर के जगह पर 10 रखेंगे। अब इसको अगर आप सोल्व करोगे तो क्या मिलेगा, इसको आप सोल्व करोगे तो मिलेगा 2 × पाई × 10 × 35, ठीक है। यहां से आप सोल्व करोगे तो 35 और 2, देखिए 35 को 2 से गुना करोगे आप, 35 × 2 70 होगा, और 70 × 10 700 हो जाएगा। तो यहां से हमें मिलेगा 700 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, अब देख रहे हैं तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है ना। तो 700 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर सही उत्तर आएगा। अब बोलोगे सर पाई का मान अगर 22/7 रख देंगे तो ध्यान दीजिएगा आंसर आपका गलत नहीं होगा, ठीक है।
पाई का मान अगर रख देंगे तो हमारा देखिए क्या आएगा, 700 गुना पाई का मान रखोगे 22/7, तो यहां से आपको मिलेगा 7 से 700 कटेगा 100 बार में, और यहां से आपका आंसर आ जाएगा 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर भी सही उत्तर है, लेकिन 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर कहीं भी ऑप्शंस में नहीं दिया गया है ना। 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन में दिया गया है क्या? तो विकल्प में नहीं दिया गया है, तो हम इस बार पाई का मान नहीं रख रहे, 700 पाई ही आंसर छोड़ दे रहे। ठीक है, इतना क्लियर है सभी को? सर मेरा भी ये आंसर आया था। हाँ, 2200 आया था ना। यस सर। ठीक है, 2200 भी सही आंसर है। अगर आप एग्जाम में ये आंसर छोड़ोगे तो भी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में 2200 नहीं दिया गया था, तो आपको सोचना चाहिए था कि 2200 अगर नहीं है तो कौन सा आंसर हो सकता है। तो आप देखो, पाई का मान अगर नहीं रखेंगे तो 700 पाई हो जाएगा, और वो ऑप्शन में है ना। तो इस तरीके से भी ऑप्शन दे सकता है आपके एग्जाम। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ही आंसर है, 700 पाई भी 2200 भी, दोनों ही के मान बिल्कुल सेम ही है, बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए सही होगा। ये क्लियर है सभी का? आगे बढ़े। तो देखिए, आज का हमारा पहला टॉपिक क्या है। ठीक है, तो आज हम लोग आयतन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो एक नया टॉपिक है आपके लिए, वॉल्यूम। तो आयतन होता क्या है, पहले ये सीखेंगे आयतन होता क्या है, फिर देखेंगे कुछ आयतन अगर समझ लेंगे तो फिर देखेंगे आयतन को अगर हम मेजर करेंगे, कोई भी चीज को आप मापते हो, जैसे कि आपने क्षेत्रफल को मापा, तो आपके लिए इकाई चाहिए, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, एरिया को मेजर करने के लिए। उसी तरीके से आयतन को मेजर करने के लिए एक इकाई चाहिए, जैसे कि अभी के लिए मैं बता दे रहा हूँ, घन इकाई होता है सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब। तो ये पढ़ेंगे कि घन इकाई कैसे आता है, या फिर वॉल्यूम का इकाई होता क्या है, फिर अलग अलग इकाइयों को एक इकाई से दूसरी इकाई में बदलने के लिए क्या नियम है ना, ये सारी चीज अभी सीखने वाले हैं। ठीक है, चलिए पहले तो ये देखिए, आयतन होता क्या है ये पहले समझना है हमें। आयतन यानी वॉल्यूम। तो आपको कई बार बताया गया, जितने भी 3D शेप होते हैं, सभी 3D शेप को आप क्या कहते हैं? कोई भी ऐसी आकृति जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो, उसे आप ठोस आकृति कहते हो, है ना, सॉलिड शेप कहते हो, 3D शेप कहते हैं। जितने भी ठोस आकृति होते हैं, आपको बताया गया 3D शेप पढ़ाते समय, जितने भी ठोस आकृति होते हैं, जितने भी त्रिविमीय आकृति होते हैं, वो हवा में कुछ स्थान घेरती है ना। लंबाई चौड़ाई के साथ उसकी अगर ऊंचाई है, तो वो कुछ हवा में स्थान घेरेगी। और कोई भी वस्तु अगर कुछ हवा में स्थान घेर रही है, तो जितना भी स्थान वो हवा में घेर रही है, उसी के मेजरमेंट को, उसी के माप को उस वस्तु का आयतन कहते हैं। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो भी वस्तु है हमारे पास, ये कितना स्थान घेर रही है हवा में। ठीक है, जैसे कि आपके पास एक बॉल छोटा सा है, एक और बॉल बड़ा सा है, तो आप साफ कर पाओगे कि ये वाला जो बॉल है हवा में ज्यादा स्थान घेर रही है, और ये वाला बॉल हवा में कम स्थान घेर रही है। छोटा वाला बॉल कम स्थान घेरेगी, बड़ा वाला बॉल ज्यादा स्थान घेरेगी। तो जितना भी स्थान घेरेगी वही उसका आयतन कहलाएगा। इतना क्लियर है? जैसे कि यहाँ पर तीन चीज दिख रही है, पहले आइस क्यूब दिख रहा है आपको, बर्फ दिख रहा है ना। तो ये भी 3D है, तीन विमा है इसमें, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, हवा में कुछ स्थान घेर रही है। तो जितना भी स्थान ये घेर रही होगी वही उसका आयतन है। यह भी एक 3D शेप है, और यह एक बॉल है, एक गेंद है, तो यह भी एक 3D शेप है ना। तो यह भी 3D शेप है, और ये तीनों के तीनों जितना भी हवा में स्थान घेर रही होगी वही उसका आयतन कहलाता है। तो आयतन समझ लिया आपने कि आयतन होता क्या है बेसिकली। इतना बताइए, कोई भी वस्तु, और बोलना पड़ेगा आपको 3D वस्तु या ठोस आकृति, कोई भी ठोस आकृति जितना भी स्थान घेरेगी। ठीक है, चलिए अब आयतन को मेजर कैसे करते हैं। मान लो अगर मैं कह रहा हूं कोई दो वस्तु दे दूं, ठीक है ना, कोई दो वस्तु दे दूं, आप कैसे पता करोगे कौन सी वस्तु ज्यादा स्थान घेर रही है? उसके आयतन को कैलकुलेट करोगे, उसके वॉल्यूम को कैलकुलेट करोगे। अब जब कैलकुलेट करोगे, मेजर करोगे, मापोगे, तो आपको एक इकाई चाहिए होगी। कोई भी चीज को मापने के लिए इकाई चाहिए। मान लो आप लंबाई को मेजर करते हो, तो लंबाई का इकाई क्या था? सेंटीमीटर, मीटर, है ना। आप लंबाई को अगर मेजर कर रहे थे, तो आपके लिए इकाई था सेंटीमीटर, मीटर, ये इत्यादि, है ना, या मिलीमीटर, है ना। एक ऑर्डर में मैं लिख दे रहा हूं, एक ऑर्डर में लिख रहा हूं। यहां पर मैं लिख रहा हूं मीटर, यहां पर सेंटीमीटर, यहां पर मिलीमीटर, बड़ा से छोटा इकाई की तरफ। अगर आपने क्षेत्रफल को मेजर किया, अगर आप क्षेत्रफल को कैलकुलेट कर रहे थे या माप रहे थे, तो क्षेत्रफल को मेजर करने के लिए आपको इकाई क्या था? वर्ग इकाई, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर या मिलीमीटर स्क्वायर, ये सारी चीज बताई गई थी। अब ये ध्यान रखो, किसी भी चीज के अगर आयतन को आपको मेजर करना हो, किसी भी चीज के आयतन यानी वॉल्यूम को अगर आपको मेजर करना हो, तो इस बार घन इकाई लिखते हैं, है ना। तो आप लिखेंगे मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, या सेंटीमीटर घन, या घन सेंटीमीटर, या मिलीमीटर क्यूब घन, है ना।
तो कोई भी चीज का अगर आयतन आपसे पूछा जाए और आप कह रहे हो 100, तो 100 के बाद 100 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखोगे तो क्या पता चलेगा? यह एक क्षेत्रफल है। क्या है? यह एक क्षेत्रफल है। अगर आप सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिए, आप अगर लिखोगे 100 सेंटीमीटर क्यूब, तब यहां से पता चलेगा कि यह एक आयतन है। यह पता चला। ये क्या होता है? इकाई क्या होगा? घन इकाई होगा। ठीक है। तो किसी भी चीज का आयतन को मेजर किस चीज में करोगे? क्यूबिक यूनिट में मेजर करोगे, घन मात्रक के साथ लिखोगे, सेंटीमीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब इत्यादि। इतना क्लियर है? इतना समझ में आया कि आयतन को हमेशा मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब इत्यादि में मेजर करेगी, है ना? कभी आप सेंटीमीटर मीटर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर लिखोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। उसके बाद एक चीज और आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, यहां पर आप ध्यान से देखिए। यहां पर क्या लिखा हुआ दिख रहा है? यहां पर लिखा हुआ दिख रहा है 1 लीटर, है ना? इसका मतलब हुआ इस मग में कितना पानी आ सकता है? इस मग में 1 लीटर पानी आ सकता है। तो यहां से एक चीज और समझ में आ रहा है कि ये मग या जो जग है, जार जो है, जितना भी हवा में स्थान घेरे रहेगी, वह तो इसका आयतन होगा। ठीक है, वह इसका आयतन होगा, वॉल्यूम होगा। लेकिन इस जग में जितना भी पानी आ सकता है, वह इसकी धारिता कहलाती है, इसकी कैपेसिटी कहलाती है। ठीक है। तो एक चीज और होता है कैपेसिटी, है ना, जिसको धारिता कहते हैं। तो धारिता क्या होता है? धारिता होता है कोई भी बर्तन में जितना भी पानी आ सकता है, या जरूरी नहीं कोई भी बर्तन हो, कोई भी खाली डब्बा हो, है ना, कोई बैलून हो, तो उसमें जितना भी पानी हवा भरा जा सकता है वही उसकी कैपेसिटी होती है, वही इसकी धारिता होती है। ठीक है, धारिता समझ लिया आपने? धारिता क्या होता है, कैपेसिटी क्या होता है? किसी भी बर्तन में जितना भी पानी हवा भरा जा सकता है वही उसकी धारिता होती है। धारिता किस चीज में मेजर करते हैं? मान लो आप अगर मार्केट जाते हो, ठीक है, अगर मार्केट से दूध लाने गए तो आप क्या बोलोगे? 1 किलोमीटर दूध दीजिए। इसके लिए आप ए टाइप कीजिएगा। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर दूध दीजिए, इसके लिए बी बोलिएगा। 1 सेंटीमीटर क्यूब दूध दीजिए, सी। या 1 लीटर दूध दीजिए, ये बताइए आप मार्केट में जाके क्या बोलोगे? ए, बी, सी या डी? ये बताइए। सभी का आंसर डी आ रहा है। मतलब दूध या कोई भी लिक्विड को आप जब खरीदने जाते हो तो लीटर में खरीदते हैं। तेल, कोई भी लिक्विड को आप अगर पेप्सी का बोतल यूज किए होगे तो वहां पर लिखा हुआ देखोगे 500 ml, है ना? 500 kg नहीं लिखा दिखा होगा आपको, है ना? तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, किसी भी चीज के धारिता को जनरली हम लोग ml या लीटर में मेजर करते हैं। या तो ml में मेजर करेंगे या लीटर में मेजर करेंगे। तो कैपेसिटी को मिलीलीटर लीटर में मेजर करते हैं, धारिता को मिलीलीटर या लीटर में मेजर करेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया? अब देखिए, दो चीज यहां पर समझ में आया हमें। किसी भी चीज के आयतन को अगर मेजर करना हो तो हम लोग घन मिलीमीटर, घन सेंटीमीटर या घन मीटर, यानी मिलीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब में मेजर कर लेंगे। ये क्या हुआ? वो कितना हवा में स्थान घेर रही है यही चीज बता रहा है। अगर आप ऊपर से नीचे जा रहे हो, छोटा इकाई से बड़ा इकाई की तरफ जा रहे हो, ठीक है, मीटर क्यूब बड़ा इकाई है, मिलीमीटर क्यूब छोटा इकाई है। ठीक, उसी तरीके से किसी चीज की धारिता को मेजर करोगे, कोई बर्तन में कितना पानी आ सकता है, कितना हवा भरा जा सकता है बैलून में, या पानी भरा जा सकता है, तो वो मिलीलीटर में, लीटर में, किलो लीटर में इत्यादि में मेजर करते हैं। ज्यादातर आपको 1 नंबर 2 नंबर मतलब मिलीलीटर लीटर में ही काम करना पड़ेगा। ठीक है, मिलीलीटर लीटर ही हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद ये ध्यान दीजिएगा, मिलीलीटर या लीटर पे कभी आप इस तरीके से नहीं लगाइएगा, लीटर क्यूब नहीं, मिलीलीटर क्यूब नहीं। आप ध्यान दिए होगे कभी भी आप पेप्सी का बोतल पे ml क्यूब नहीं देखे होगे लिखा हुआ, आप लिखा लिखा रहता है 500 ml, या लिखा हुआ रहेगा 2 लीटर। इसका मतलब कैपेसिटी को लीटर या ml में ही मेजर करें। ठीक है। अब देखिए हमें क्या पढ़ना है। अब हमें आयतन के इकाइयों को कन्वर्ट करने के लिए पढ़ना है। मतलब अगर आपको, आपने सोल्व किया, आपका आंसर आ रहा है घन मीटर में, आपसे बोला जाएगा इसको घन मीटर में बदलिए, है ना, घन मिलीमीटर से, मिलीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में बदलिए, तो आप कैसे कन्वर्ट करोगे? ठीक है, तो पहले तो ये सीख लेते हैं कि आयतन को इकाइयों को कैसे कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद हम लोग ये भी सीखेंगे कि आयतन के इकाइयों को धारिता की इकाई में कैसे कन्वर्ट करेंगे, धारिता की इकाई को आयतन की इकाई में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए क्या क्या चीज आपको याद होने चाहिए, सभी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, एक एक करके चलिए। तो सबसे पहले तो ये याद कीजिए, जब भी आपको लंबाई का कन्वर्जन सिखाया गया था
ठीक है, लंबाई वाली पुरानी चीजें याद दिला रहा हूं, ठीक है। लंबाई का इकाइयां क्या क्या थी? तो लंबाई की जो मेजर कुछ इंपॉर्टेंट इकाइयों में लिख रहा हूँ, सारी को मैं नहीं लिख रहा, ठीक है, सारी मैं अभी नहीं लिख रहा, कुछ जो इंपॉर्टेंट है उसी को मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। लंबाई को मेजर करने के लिए हम लोग ज्यादातर क्या यूज कर रहे थे? आपने यूज किया मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ठीक है। आपको यह पता है कि मीटर बड़ा इकाई है, मिलीमीटर छोटा इकाई है, ठीक है। कभी भी आपको अगर मीटर से सेंटीमीटर में बदलने के लिए बोला गया, आपने क्या किया? मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए आप 100 से गुना कर रहे थे, है ना, 100 से आप गुना कर दोगे, ठीक। सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाने के लिए क्या किया? सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाने के लिए आपने 10 से गुना किया, ठीक है, 10 से आपने गुना किया। इस बार हम अगर आयतन को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, बात कर रहे हैं अगर आयतन की, ठीक है, तो आयतन का इकाई क्या है? मीटर क्यूब है, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब है, या मिलीमीटर क्यूब है, ठीक। इस बार ध्यान से देखिए, इकाई क्या हो गया? घन हो गया। मीटर से मीटर क्यूब हो गया, ये लंबाई का है, और मीटर क्यूब आयतन का है। सेंटीमीटर की जगह पर मैं सेंटीमीटर क्यूब लिख रहा हूं, ठीक है, क्यूब हो गया। तो इस बार क्या होगा? इस बार अगर मीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में बदलने के लिए आपको बोला जाए, तो आप 100 से नहीं गुना करोगे, आप किससे गुना करोगे? 100 के क्यूब से गुना करोगे। तो 100 का क्यूब कहने का क्या मतलब हुआ? 100 गुना 100 गुना 100, है ना, यानी किस नंबर से गुना करोगे? 1 2 3 4 5 6, इस नंबर से गुना कर दोगे, है ना, 1 2 3 4 5 6। ये क्लियर हुआ आपका? इस बार 100 से नहीं गुना करके 100 के क्यूब से गुना करेंगे। ये क्लियर है? क्यों? क्योंकि इकाई जो है वो घन हो गया, तो नंबर को भी हम लोग घन कर देते हैं जिस भी नंबर से गुना कर। इतना क्लियर है? चलिए अब ये बताइएगा, अगर मैं आपसे बोलूं सेंटीमीटर क्यूब से मिलीमीटर क्यूब में बदलने के लिए आप किस नंबर से गुना करोगे? सेंटीमीटर क्यूब से मिलीमीटर क्यूब में जाने के लिए 10 से गुना करेंगे क्या? 10 से गुना करेंगे, हाँ या ना? 10 से गुना करेंगे तो काम चलेगा क्या? सेंटीमीटर क्यूब से मिलीमीटर क्यूब में जाने के लिए 10 से नहीं गुना करेंगे। इस बार 10 से गुना करोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। आप बोलोगे सर सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाने के लिए लंबाई वाले में 10 से गुना करते थे, अगर सेंटीमीटर क्यूब हो गया, मिलीमीटर से मिलीमीटर क्यूब हो गया, तो इस बार मैं 10 के क्यूब से गुना करूंगा। तो 10 का क्यूब कितना होता है? 1000 होता है ना। तो इस बार 1000 से गुना करोगे, ठीक है। तो अगर ऊपर वाला चार्ट आपको याद है, ठीक है, जो ये वाली चीज लिखी हुई है ना, बस इसको आपको याद रखना है, ठीक है। ये वाला चीज आपको याद होना चाहिए हमेशा। अगर ये याद है तो आप कोई भी कन्वर्जन कर लोगे, है ना। अगर ये ऊपर जो बॉक्स बनाया गया है ये याद है तो सारी चीज याद हो जाएगी। चलिए, अगर मैं आपसे बोल रहा हूं इस बार कि आप कन्वर्ट करो सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में, अगर मैं उल्टा जाऊं, सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब जाना हो, सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में बदलना हो बेसिकली, तो आप क्या करोगे? इस बार बोलते हैं सर सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए, छोटा इकाई से बड़ा इकाई में जाने के लिए आप 100 से भाग लगा रहे थे, है ना, 100 से भाग लगा रहे थे। तो इस बार भी भाग लगाएंगे, लेकिन इस बार 100 से नहीं भाग लगाएंगे, 100 के क्यूब से, 100 के घन से भाग लगाओगे। इतना क्लियर है? 100 के क्यूब से भाग लगाओगे, ठीक है। मिलीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में जाने के लिए इस बार भाग लगाएंगे, लेकिन 1000 से भाग लगाएंगे, ठीक है, 1000 से भाग लगाएंगे। इतना क्लियर है सभी को? उसके बाद मैं उदाहरण से भी समझाऊंगा तो और भी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, और भी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलिए, मैं मान लो पूछ रहा हूं, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, ठीक है। ये बताइए, पहला क्वेश्चन है आपके पास, चैट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। मैं 3 लिख रहा हूं, इसके ऊपर मैं 9 जीरो लिख रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 बार शून्य लिखा गया। अब यहां पर लिखा गया मिलीमीटर क्यूब, है ना, इसको आप बदलिए, ये कितने मीटर क्यूब के बराबर होगा? ये बताइए, ये कितने मीटर क्यूब के बराबर होगा अगर इस तरीके का क्वेश्चन आएगा? अब पहला क्वेश्चन इसलिए मैं सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अगर मुझे कुछ भी नहीं याद है, ये सारी चीजों को मैं अगर मिटा भी दूं, है ना, देखो किस तरीके से मैं सोल्व करूंगा। अगर मैं ये सारी चीजों को मिटा रहा हूं, ध्यान से देखिए, सीधे सीधे मैं इस तरीके से सोल्व करूंगा। बोलूंगा सर मिलीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब में कोई रिलेशन अगर मुझे नहीं पता,
लंबाई वाला तो पता होना चाहिए। आपको पता है लंबाई में मीटर सबसे बड़ा होता है, फिर सेंटीमीटर होता है, फिर मिलीमीटर होता है। अगर मैं मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए सोचूं तो 10 से भाग लगाऊंगा, ठीक है। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग लगाऊंगा। इसका मतलब मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए आप 1000 से भाग लगाओगे। इतना समझ में आ रहा है? 1000 से भाग लगाएंगे क्योंकि 10 यहां पर आया, 100 यहां पर आया, तो 3 शून्य आ गए। 1000 से भाग लगाओगे। लंबाई की बात करेंगे, मिलीमीटर को मीटर में बदलने के लिए ऐसा करेंगे, 1000 से भाग लगा देंगे। इतना क्लियर है? तो अगर मैं मीटर क्यूब लिखूं यहां पर मिलीमीटर क्यूब लिखूं, तो मिलीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब जाने के लिए आप क्या करोगे? 1000 से नहीं भाग लगाएंगे, 1000 के क्यूब से भाग लगाओगे, क्योंकि घन हो गया। तो 1000 का क्यूब कितना होगा? 9 शून्य आ जाएगा, है ना। 1000 गुना 1000 गुना 1000 करोगे तो इतना आएगा। इतना क्लियर है सभी को? तो इस बार मैं इस वाले नंबर से भाग लगा दूंगा। तो इस बार क्या लिखोगे? 3 के बाद 9 शून्य तो लिखा हुआ ही था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस नंबर से भाग लगाओगे तो ये पूरा कट जाएगा हमारे पास, और हमें बचेगा 3 मीटर क्यूब। इतना क्लियर है किस तरीके से कन्वर्ट किया? सिर्फ और सिर्फ लंबाई वाला रूपांतरण आपको पता होना चाहिए, बाकी सभी हो जाएंगे। इतना क्लियर है? चलिए अब देखिए धारिता की बातें कर लेते हैं, ठीक है। धारिता में आपको जैसे कैपेसिटी भी आपको बताएगा ना, कैपेसिटी में मेजर करते हैं, कैपेसिटी को लीटर मिलीलीटर में बदलते हैं। तो कभी आपको लीटर से मीटर क्यूब में बदलने के लिए बोला जाए, या मीटर क्यूब से लीटर में बदलने के लिए बोला जाए, मिलीलीटर को सेंटीमीटर क्यूब में बदलने के लिए बोला जाए, तो इसके लिए आप क्या करोगे? इसके लिए 4 कन्वर्जन आपको याद रखने हैं, ठीक है। टोटल 4 ही याद रखने हैं और कुछ नहीं करना। पहला आपको ये याद रखना है कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है ना। 1000 ml होता है। पहला ये याद कर लोगे, 1 लीटर में 1000 ml होता है। बार बार बोलो, याद हो जाएगा। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। दूसरा, इसको मैं 1 नंबर लिख रहा हूं, ठीक है। चलिए दूसरा आपको याद रखना है, 1 ml में 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो 1 ml लिखो या 1 सेंटीमीटर क्यूब लिखो, बात बराबर है। मतलब सीधे सीधे एक लाइन में आप ये याद रखना, याद करने के लिए, कि ml लिखना और सेंटीमीटर क्यूब लिखना दोनों ही सेम चीज है, ठीक है। अगर 1 ml 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है तो 300 ml कितने सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होगा? 300 ml 300 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होगा, है ना। तो ml और सेंटीमीटर क्यूब क्या है? सेम है, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूं 5000 ml, है ना, तो 5000 ml 5000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होगा, है ना। तो सेंटीमीटर क्यूब और ml सेम चीज है। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? ml और सेंटीमीटर क्यूब सेम होता है, तो 1 ml 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। दूसरा चीज ये नोट कर लो अपने कॉपी में, साथ के साथ नोट करते चलिए। तीसरा चीज, 1 लीटर, है ना, 1 लीटर में 1000 ml होता है। ये आपने सब पढ़ा अभी। 1 ml में 1 लीटर में 1000 ml होता है। 1000 ml को ही, ठीक है, 1000 ml को ही आप कहोगे कि सर ml और सेंटीमीटर क्यूब तो सेम होता है ना। तो 1000 ml को ही आप 1000 सेंटीमीटर क्यूब लिख दोगे। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि 1 लीटर को ही हम 1000 सेंटीमीटर क्यूब कहते हैं। 1 लीटर को 1000 सेंटीमीटर क्यूब कहते हैं। ये क्लियर है? तो 1 लीटर को 1000 सेंटीमीटर क्यूब कहते हैं। ये वाला तीसरा आया हमारे पास। एक आया ये वाला, दूसरा ये आया, ठीक है, तीसरा आया 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। चौथा क्या है? चौथा काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है ना। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। 1000 लीटर का जो टैंक होता है, टंकी होता है, उसको 1 मीटर क्यूब भी कहते हैं। तो 1000 लीटर का जो टंकी होगा, 1000 लीटर का जो टंकी होता है, वो 1 मीटर क्यूब के बराबर होता है, ठीक है। तो ये चारों आपको याद हो गए। ये चारों आपको ध्यान रखने, डायरेक्ट आपको याद होने चाहिए, है ना। ये 4 कन्वर्जन आपको पता होंगे, तभी कैलकुलेशन कर पाएंगे हम, ठीक है। इतना क्लियर है तो बताइए, ठीक है। ये चारों कन्वर्जन याद हो गया। पीछे वाला भी चीज आपको पता है किस तरीके से मीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब बदलेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और आपको दे रहा हूं, इसी पे आधारित एक क्वेश्चन और दे रहा हूं। अगर मैं कह रहा हूं 10 लीटर को
मैं सिंपली ये पूछ रहा हूं आपसे कि 10 लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में बदलिए। ठीक है, 10 लीटर को अगर सेंटीमीटर क्यूब में बदलना हो तो आप कैसे करोगे? देखिए, इसको मैं कर दे रहा हूं, फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके बाद आप कीजिएगा। आप बोलोगे सर लीटर और सेंटीमीटर क्यूब में कोई अगर रिलेशन नहीं याद है, एक रिलेशन आपको बताया गया कि 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब, है ना, 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है, तो 10 लीटर 10,000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होगा। 10 गुना 1000 कर दोगे, है ना, बस इतना करोगे, 10 गुना 1000 कर दोगे सेंटीमीटर क्यूब, तो यहां से आपके पास आ जाएगा 10,000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, लेकिन अगर इतना नहीं भी याद है, 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब है, मान लो आपने भूल गया, तो आप क्या करोगे? सर इतना तो पता होना चाहिए कि 1 लीटर में कितने ml होते हैं, 1000 ml होता है, ये पता है 1 लीटर में 1000 ml होता है, तो लीटर को ml में बदल दिया। अब 1 लीटर अगर 1000 ml के बराबर होता है, तो 10 लीटर 10,000 ml के बराबर हो जाएगा, 10,000 ml के बराबर होगा। और अभी आपको बताया गया था ना कि 1 ml 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है, मतलब ml और सेंटीमीटर क्यूब सेम ही चीज होते हैं, है ना, ml और सेंटीमीटर क्यूब सेम है। तो यहां से आप कह सकते हो 10,000 ml को 10,000 सेंटीमीटर क्यूब, तो यहां से हमारा बदल गया कि 10 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब हो जाएंगे, तो 10,000 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएंगे। तो चाहे आप ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, दोनों ही तरीका से कर सकते हो। इतना क्लियर है सभी को? अगर ये सारी बातें क्लियर है तो वाई लिख के बताइए, फिर पोल सेक्शन में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, कोई भी डाउट है तो अभी माइक ऑन करके पूछ सकते हो, कोई डाउट नहीं है तो आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने। पहला क्वेश्चन में आपको 40 सेंटीमीटर क्यूब मिलीमीटर क्यूब में बदलने के लिए बोला जा रहा है। तो सेंटीमीटर क्यूब को देखिए मिलीमीटर क्यूब में बदलने के लिए बोला जा रहा है, आप क्या करोगे? ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 52 है आपके पास। तो कुछ हिंट मैं दे रहा हूं आपको। ठीक है, देखिए स्क्रीन पर मैं हिंट दे रहा हूं कि आपको सेंटीमीटर क्यूब से मिलीमीटर क्यूब में कुछ अगर नहीं याद है तो आप लंबाई वाले पे चले जाओ। आप बोलोगे सर सेंटीमीटर बड़ा होता है, मिलीमीटर छोटा होता है। ठीक है, सेंटीमीटर से मिलीमीटर में बदलने के लिए क्या करते हो आप? गुना करते हो। कितने से गुना करते हैं? 10 से गुना करते हैं। तो सेंटीमीटर क्यूब से मिलीमीटर क्यूब में जाने के लिए आप देखो किस नंबर से गुना करोगे, है ना, ये आपको डिसाइड करना है। अब बताइए। चलिए सभी लोग ट्राई कीजिए, सभी का आंसर आना चाहिए। अभी भी आधे बच्चों का आंसर आया, वेरी गुड। सभी लोग आंसर कीजिए, ट्राई कीजिए, आंसर करना है सभी को। देखिए 40 सेंटीमीटर क्यूब में कितने मिलीमीटर क्यूब होगा, सेंटीमीटर क्यूब को मिलीमीटर क्यूब में बदलना है। चलिए 15 सेकेंड्स और रुक रहे हैं, फिर इसको एंड करके डिस्कस किया जाएगा। 15 सेकेंड और। 10 सेकेंड। 10 सेकेंड्स और है आपके पास। 5 सेकेंड्स। ठीक है, 5 4 3 2 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं। अब देखिए ये सारी चीजों को मैं मिटा रहा हूं, फिर से इसको सॉल्व करते हैं। देखिए आपको बोला जा रहा है 40 सेंटीमीटर क्यूब को मिलीमीटर क्यूब में बदलिए। कुछ भी नहीं याद है मुझे, कुछ भी नहीं याद है, तो सीधे सीधे अगर मैं बोलूं कि सर लंबाई वाला मिलीमीटर को छोटा इकाई होता है, सेंटीमीटर बड़ा इकाई होता है,
अगर मुझे सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जानो, मतलब सेंटीमीटर बड़ा इकाई है, बड़ा इकाई को अगर छोटे इकाई में बदलते हैं कभी भी, तो हम गुना करते हैं। इस तरफ जब भी जाते हैं तो गुना करते हैं, और इस तरफ जब भी आते हैं तो भाग देते हैं, है ना। तो गुना करेंगे, किस नंबर से गुना करेंगे? आप कहोगे 10 से गुना करेंगे। तो इस बार सेंटीमीटर क्यूब को अगर मिलीमीटर क्यूब में बदलना हो, इस बार भी 10 से गुना करेंगे क्या? तो आप बोलोगे सर इस बार 10 से नहीं गुना करेंगे, इस बार 10 के क्यूब से गुना करेंगे। क्यूब से क्यों गुना करेंगे? क्योंकि इकाई भी तो क्यूब हो गया, है ना, इकाई भी क्यूब हो गया तो नंबर भी क्यूब हो जाएगा। तो 1000 से आप गुना कर दोगे बस। तो अगर लिखा गया है 40 सेंटीमीटर क्यूब, तो 40 सेंटीमीटर में 40 तो लिखोगे ही, इसमें 1000 से गुना कर दो। 1000 से गुना करने के बाद ये बन जाएगा मिलीमीटर क्यूब, है ना। तो यहां से आंसर आ जाएगा 40,000 मिलीमीटर क्यूब, है ना। 40,000 आएगा, 4000 नहीं आएगा, है ना। 40 में 1000 से गुना करोगे, 40 में आप अगर 1000 से गुना करोगे तो कितना शून्य आएगा? 4 के बाद 4 शून्य आएगा ना, 4 शून्य आने का मतलब 40,000 हो गया, है ना। तो 40,000 मिलीमीटर क्यूब आएगा। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। ये क्लियर है सभी का? इतना क्लियर है? चलिए, तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें आपसे पूछा जा रहा है 40 मीटर क्यूब को लीटर में बदलिए। तो अगर आपको पता है 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं, 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं, तो आप सभी को अभी बताया गया था कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। तो देखिए 40 मीटर क्यूब में कितने लीटर होंगे, चलिए ट्राई कीजिए। 1 मीटर क्यूब में अगर 1000 लीटर होते हैं तो 40 मीटर क्यूब में कितने लीटर होंगे? तो यहां पर क्या हुआ, वॉल्यूम के यूनिट से कैपेसिटी के यूनिट में कन्वर्जन हो रहा है। धारिता में बदला जा रहा है आयतन को, आयतन की इकाई को धारिता की इकाई में बदला जा रहा है। ठीक है, वेरी गुड, काफी लोग के आंसर आ भी गए हैं। चलिए, काफी आसान सा क्वेश्चन है, और मैं हिंट दे दिया उसके बाद तो और भी आसान हो गया। बस आपको देखना है कि 1 मीटर क्यूब में अगर 1000 लीटर होता है, ये तो सीधे सीधे आपको याद होना ही चाहिए, और ये याद करना ही पड़ेगा, है ना, कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। 1000 लीटर का जो टैंक होता है उसको ही 1 मीटर क्यूब कहते हैं। 10 सेकेंड्स और रुक ले, ठीक है, लास्ट 10 सेकेंड्स और है। काफी आसान सा क्वेश्चन है, बस आपको गुना करना है और कुछ नहीं करना। काफी इजी कैलकुलेशन है, जल्दी से आंसर कीजिए। चलिए 5 सेकेंड्स और, 5 सेकेंड और, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं, और अब इसको समझते हैं। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, ये आपको सीधे पता होना चाहिए। अगर आपको इस क्वेश्चन में दिया गया है मीटर क्यूब से लीटर में बदलिए, है ना, तो मीटर क्यूब और लीटर में एक संबंध होता है, सीधे सीधे यही संबंध होता है कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। ठीक है, तो आपको पता है 2 मीटर क्यूब में कितने लीटर हो जाएंगे? 2 मीटर में 2000 लीटर हो जाएंगे, है ना। 3 मीटर क्यूब में कितने हो जाएंगे? 3 मीटर क्यूब में 3000 लीटर हो जाएंगे, है ना। क्या कर रहे हो, 1000 में 3 से गुना कर दिए। तो ये सारी चीज तो मैं समझाने के लिए लिख रहा था। आपसे पूछा क्या जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है 40 मीटर क्यूब में। तो अगर मैं कह रहा हूँ 40 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं, तो 40 में 1000 से गुना कर दोगे, है ना। तो 40 में 1000 से गुना करोगे तो फिर से आंसर आ रहा है 40,000 लीटर। ठीक है, तो 40,000 लीटर हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। ये क्लियर है सभी का? 1 मीटर क्यूब में अगर 1000 लीटर होते हैं तो 40 मीटर क्यूब में 40,000 हो जाएंगे, 5 मीटर क्यूब में 5000 हो जाएगा, 20 मीटर क्यूब में 20,000 हो जाएगा, है ना। इतना क्लियर है? चलिए, अगर इतना क्लियर है तो फिर आगे बढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। और आज हमें एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, अभी तक आपने घनाभ में क्या क्या पढ़ा? घनाभ के बारे में आप अब तक आपने दो चीजें पढ़ा, लैटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इन दोनों नामों को आप अगर देखोगे, एलएसए और टीएसए, इन दोनों ही में एक चीज वर्ड आते हैं, एरिया, है ना, यानी क्षेत्रफल। तो अब तक आपने बस क्षेत्रफल के बारे में पढ़ा, उसके पृष्ठों के क्षेत्रफल के बारे में,
आज हम लोग उसके आयतन के बारे में पढ़ेंगे। मान लो अगर कोई घनाभ है तो कितना हवा में स्थान घेर रही है, वही उसका आयतन कहलाएगा। उसी के मेजरमेंट को, उसको हम लोग कैसे मापेंगे, कितना स्थान घेर रहा है वो कैसे मापेंगे, ठीक है। उसी के मेजरमेंट को आयतन कहते हैं। और इसी के मेजरमेंट के बारे में पढ़ने वाले कि एग्जाम में क्या क्या हमको पूछा जाएगा, किस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। चलिए, तो कोई भी घनाभ, यही आपको ये बताया जा रहा था, कोई भी घनाभ क्या होता है, एक ठोस आकृति होती है ना। क्यों ठोस आकृति होती है? क्योंकि ये 3D शेप है, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, ये हवा में स्थान घेरता है। कोई भी आपसे मान लो पूछ दे कि इसे ठोस आकृति क्यों कहते हैं, तो आप बोलोगे सर इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है, ये हवा में स्थान घेरती है, इसलिए 3D शेप है या ठोस आकृति है, सॉलिड शेप है। अब हवा में स्थान घेरती है तो जितना भी हवा में स्थान घेर रही है, घेरे गए क्षेत्र का मतलब क्या हुआ, हवा में जितना भी क्षेत्र घेर रही है, हवा में जितना स्थान घेर रही है, वही स्थान उसका आयतन हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपका जो बुक है, आपका बुक क्या है, आपने बुक को आप अगर टेबल पर, अच्छा माइक बंद रखना है, जिसका भी माइक ऑन है, गौतम आपका माइक ऑन है, ठीक ठीक। तो अपने बुक को आप अगर टेबल पर रखोगे तो आपके टेबल पर तो एक एरिया घेरेगा ही, सिर्फ टेबल में ही एरिया घेर रहा है क्या, हवा में कुछ स्थान घेर रही है नहीं। तो आप बोलोगे सर हमारे बुक की एक मोटाई भी होती है, तो एक मोटाई भी अगर है तो मोटाई है तो हवा में भी स्थान घेर रही होगी, तो हवा में अगर स्थान घेर रही है तो जितना भी स्थान हवा में घेर रही है वही उसका आयतन होगा, ठीक है, वही उसका आयतन होगा, उसी के मेजरमेंट को करते हैं। अब बात उठता है कि इसको मेजर कैसे करते हैं। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान रखिएगा, कोई भी आकृति अगर आपके पास ऐसा हो, कोई भी सॉलिड शेप आपके पास ऐसा हो जिसका आधार, ध्यान से सुनिएगा, काफी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, जिसका आधार मतलब नीचे वाला भाग और ऊपर वाला भाग, ये दोनों ही भाग बिल्कुल एक जैसे हैं, बिल्कुल सेम है। घनाभ में ऐसा होता है या नहीं होता, ये बताइए। आधार और छत बिल्कुल एक जैसा होता है या नहीं होता है। अपने रूम को आप देखो, नीचे वाला फर्श और ऊपर वाला छत बिल्कुल एक जैसा होगा, है ना। तो कोई भी ठोस आकृति अगर ऐसा है कि जिसका आधार और छत बिल्कुल एक जैसा है, आधार और छत बिल्कुल एक जैसा है, ये बराबर लिखने का मतलब एक जैसा बता रहा हूं, बिल्कुल एक जैसा है, तो ऐसे कोई भी सॉलिड शेप का आयतन अगर आपसे पूछा जाए तो उसको हम लिख सकते हैं आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। फॉर्मूला आया कहां से, ये बताया जा रहा है आपको, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, आप बोलोगे सर किसी भी घनाभ का जो आधार होता है वो एक आयत होता है, वो क्या होता है, आधार एक आयत होता है जिसमें एक लंबाई होती है एक चौड़ाई होती है। तो आधार के क्षेत्रफल के लिए क्या करोगे, लंबाई गुना चौड़ाई करोगे, आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई, और ऊंचाई करोगे उसमें, तो लंबाई गुना चौड़ाई में ये ऊंचाई को अगर मैं गुना कर दूं, है ना, ये वाली ऊंचाई को मैं गुना कर दूं, तो आधार के क्षेत्रफल में जैसे ही आप ऊंचाई से गुना करते हो तो क्या मिल जाता है, आयतन मिल जाता है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम का फॉर्मूला है LBH। इतना क्लियर है। LBH लिखने का मतलब लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, है ना। आप क्या कर रहे हो, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है, और कुछ नहीं कर, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को गुना कर दी, ठीक है। अब यहां से आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि वॉल्यूम का जो इकाई होता है सेंटीमीटर क्यूब या घन मात्रक क्यों लिखते थे, सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब ऐसा क्यों लिखा जाता था। अब देखो मैं कह रहा हूं, मान लो लंबाई हमें सेंटीमीटर में दिया गया, ठीक है, चौड़ाई भी सेंटीमीटर में दिया गया, ऊंचाई भी सेंटीमीटर में दिया गया, तीनों को जब आप गुना करोगे तो क्या होगा, सेंटीमीटर में सेंटीमीटर गुना होगा, फिर सेंटीमीटर गुना होगा, 3 बार गुना हुआ ना, तो सेंटीमीटर क्यूब आ जाता है वहां से, है ना। तो वॉल्यूम का इकाई सेंटीमीटर क्यूब आता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3 बार गुना हो रहा है, ठीक है, तो इसलिए सेंटीमीटर क्यूब लिखते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। तो वही चीज यहां पर लिख के दिखाया गया, किसी भी घनाभ का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम VOL लिखते हैं या V लिखते हैं, कुछ भी आप लिखोगे सही हो जाएगा, LBH। घन मात्रक क्यों लिखा गया है, कभी भी आप वॉल्यूम कैलकुलेट करोगे तो आप सेंटीमीटर क्यूब लिखोगे, मीटर क्यूब लिखोगे, डिपेंड करेगा कि जो भुजा है या जो भी किनारा है सेंटीमीटर में दिया गया है या मीटर में दिया गया है। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है तो बताइए, फिर आप क्वेश्चन करेंगे। इतनी सारी बातें क्लियर है तो बताइए, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, एक घनाभ की आकृति का गड्ढा खुदवाना है, ठीक है। सबसे पहले ये बोला गया घनाभ की आकृति का गड्ढा खुदवाना है, इसकी लंबाई दी गई है 8 मीटर लंबी है, चौड़ाई क्या है 6 मीटर है,
ऊंचाई क्या है? अच्छा, गड्ढे का अगर गहराई बोला जा रहा है तो गहराई ही ऊंचाई होता है, तो आप यहां पर लिख सकते हो लंबाई का मान 8 मीटर। ठीक है। बी चौड़ाई 6 मीटर। ठीक है। एच ऊंचाई 3 मीटर, गहराई को ही ऊंचाई कह रहे हैं। ठीक है। तो अब कहा जा रहा है कि 30 रुपए प्रति घन मीटर, मतलब 1 मीटर क्यूब को गड्ढा करने में 30 रुपए लग जाते हैं। तो इस तरीके का पूरा गड्ढा करने में 8 मीटर, 6 मीटर, 3 मीटर लंबा चौड़ा गहरा गड्ढा करने में कितना खर्च आएगा, है ना? तो यही क्वेश्चन आपसे पूछी जा रही है। पहले इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, होल सेक्शन में आंसर करना है। हाँ गौतम, मैं आपका डाउट क्लियर हूं, पहले इस क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिए, उसके बाद देखते हैं। ठीक है, आपका डाउट इसके बाद क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के बाद क्लियर हो जाएगा। देखिए, गड्ढे करने का खर्च पूछा जा रहा है आपसे। एक गड्ढा का घनाभ के आकार का गड्ढा है, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो दे दिया गया। बार बार मैं कह रहा हूँ, गहराई जो होती है वही ऊंचाई होती है ना, जो गहराई है वही ऊंचाई है। तो 3 मीटर तक दिया। बोला जा रहा है 1 मीटर क्यूब गड्ढा करने में 30 रुपए खर्च आते हैं। तो देखिए, ये गड्ढा करने में टोटल खर्च कितना आएगा। टोटल खर्च पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, कुछ लोगों के आंसर आ गए, वेरी गुड। 15 सेकंड और रुकेंगे, उसके बाद मैं सोल्व करूंगा। ठीक है, 15 सेकंड्स और हैं आपके पास। तो अब तक अगर आंसर नहीं किया है आपने तो जल्दी से आंसर करें, 15 सेकंड्स और है। 10 सेकंड्स और। ठीक है, आखिरी 10 सेकंड्स और है। 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं। तब समझते हैं, है ना? तो मान लेते हैं यहां पर जो भी घनाभ दिया गया है, यहां बोला गया है कि इसकी लंबाई 8 मीटर है, तो लिख दिया एल बराबर 8 मीटर। ठीक है। चौड़ाई बोली गई 6 मीटर, तो लिख दिया बी बराबर 6 मीटर। गहराई बोली गई 3 मीटर, तो एच लिख दिया 3 मीटर। ठीक है। अब यहां पर इसका सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं कि गड्ढा का आयतन क्या है। अगर आप गड्ढा खुदवा रहे हो तो उस पूरे एरिया को मिट्टी वहां से निकालोगे, मतलब एक पूरा खाली स्पेस बन जाएगा, है ना? तो यहाँ मतलब उसका पूरा आयतन हम लोग निकाल दिए, है ना, पूरा वॉल्यूम को हमने निकाला। तो गड्ढे का आयतन आप कैलकुलेट करोगे, घनाभ की आकृति का जो भी गड्ढा है, तो इसका आयतन कितना हो जाएगा। क्योंकि ये घनाभ है, तो घनाभ का आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, है ना? तो यहां से अगर लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई करोगे तो क्या लिखोगे, 8 मीटर गुना 6 मीटर गुना 3
मीटर। अब गौतम ये भी देखिएगा, आपके भी सवाल का आंसर यहीं पे मिल जाएगा कि घन मीटर में क्यों कैलकुलेट करते हैं, घन में क्यों करते हैं, क्यूब में क्यों करते हैं। तो देखो यहां से जब आप गुना करोगे इसको तो आपको क्या मिलेगा, 8 गुना 6 कितना मिलेगा, 48, 8 गुना 6 48, और 48 गुना 3 करोगे तो कितना मिलेगा, 48 गुना 3 करोगे तो आपको मिल जाएगा 144, है ना। तो यहां से आपको मिल जाएगा 144, नंबर को गुना किया तो 144 आया। देखो मीटर से मीटर को गुना किया तो मीटर स्क्वायर आया, फिर मीटर स्क्वायर को मीटर से गुना किया तो मीटर क्यूब आया, 3 बार गुना हुआ, तो यहां से मिल रहा है मीटर गुना मीटर गुना मीटर, तो यहां से हमें मिल गया मीटर क्यूब। तो यहां से आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि घन में क्यों कैलकुलेट करते हैं। 144 मीटर क्यूब आ गया। तो ये क्या आया, गड्ढे का आयतन आया। अब यहां क्वेश्चन में बोला गया है कि 1 मीटर क्यूब गड्ढा करने में कितना खर्च लगता है, तो 30 रुपए लग जाते हैं। तो 144 मीटर क्यूब गड्ढा करने में कितना खर्च आ जाएगा, तो 30 गुना 144, इतने रुपए लगेंगे। और इसको सोल्व करने पे आपको मिल जाएगा 4320 रुपए लग जाएंगे। इतना क्लियर सभी का। तो 30 गुना 144 करोगे तो 4320 रुपए खर्च हो जाएंगे। ये बताइए, इतना क्लियर है। इसमें कोई भी डाउट है तो अभी माइक ऑन करके पूछ लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। ये सारी चीज समझ में आ गई। सिर्फ और क्या किया, गड्ढे का आयतन निकाला, गड्ढे के आयतन में जो भी रेट है, जो भी दर है, उससे गुना कर दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि एक घनाभ के आकार का एक पानी का टंकी है। ठीक है, लंबाई दी गई है, टंकी की लंबाई दी गई है 6 मीटर। ठीक है, चौड़ाई दिया गया है, चौड़ाई भी बोला गया है 5 मीटर के बराबर है। ठीक है, गहरी बोली गई, टंकी कितनी गहरी है, जो भी गहराई होता है वही टंकी का ऊंचाई हो जाएगा, तो ये 4.5 मीटर है। इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है, ठीक है, लीटर की बात की गई, कितने लीटर पानी आ सकता है, तो आप यहां से क्या कैलकुलेट करोगे, टंकी का आयतन कैलकुलेट करोगे। अब आयतन कैलकुलेट करोगे तो मीटर क्यूब में आएगा, मीटर क्यूब में आएगा। फिर मीटर क्यूब को लीटर में आप कन्वर्ट कर दोगे। आपको पता है कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, तो मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट कर दीजिए और बताइए क्या आंसर आ रहा है आपको। चलिए ट्राई कीजिए इसको। टंकी बोला गया है कि घनाभ के आकार का है, क्यूबॉइड के शेप का है। अब क्यूबॉइड है तो उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होगी, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दिया गया है, गहराई लिखने का मतलब ही ऊंचाई है। अब यहां से आप टंकी में पूछा जा रहा है कितना पानी आ सकता है, और वो भी पूछा जा रहा है लीटर में, है ना। तो पहले तो टंकी का आयतन कैलकुलेट करोगे जो मीटर क्यूब में आएगा। अब मीटर क्यूब में आएगा हमारे पास आयतन, उसके बाद बोला जा रहा है कि 1 मीटर क्यूब में अगर 1000 लीटर होता है, तो जो भी टंकी का आयतन होगा उसमें 1000 से आप गुना करोगे तो आपका आंसर आएगा। तो मीटर क्यूब को लीटर में आप बदल दोगे। चलिए सभी लोग ट्राई कीजिए, सभी लोग आंसर कीजिए, होल सेक्शन में आंसर देना है। काफी आसान सा क्वेश्चन है। अगर फॉर्मूला याद है आयतन का तो सिर्फ कैलकुलेशन करना है, आपको गुना करना है, टंकी का आयतन कैलकुलेट करोगे, फिर पता कर लोगे कि कितने लीटर पानी आ सकता है। चलिए 20 सेकंड और समय है आपके पास, 20 सेकंड्स और है, आखिरी 20 सेकंड्स और है। फिफ्टीन सेकंड्स, 15 सेकंड और है आपके पास।
10 सेकेंड्स, आखिरी 10 सेकेंड और है। 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, अब मैं पोल को एंड कर दे रहा हूं। अब समझते हैं इसको। ठीक है, क्वेश्चन काफी आसान है। इसमें सीधे सीधे आपको क्या बोला गया है, घनाभ के आकार का टंकी है, इसमें लंबाई दिया गया है 6 मीटर, तो यहां पर लिख दिया एल बराबर 6 मीटर। चौड़ाई दिया गया है 5 मीटर, तो लिख दिया बी बराबर 5 मीटर। गहराई यानी ऊंचाई दिया गया है 4.5 मीटर, तो यहां पर लिख दिया एच बराबर 4.5 मीटर। अब यहां से टंकी के आयतन आप कैलकुलेट करोगे, टंकी का आयतन कैलकुलेट करोगे, तो टंकी का आयतन कितना होगा, टंकी का आयतन होगा लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, है ना, एल इंटू बी इंटू एच। इसको गुना करोगे आपको मिलेगा 6 × 5 × 4.5। अब देखो तीनों ही में मीटर मीटर मैं नहीं लिख रहा, लास्ट में लिख दे रहा हूं मीटर क्यूब, है ना, ये आपको पता है मीटर क्यूब में आएगा। इसको गुना करोगे तो क्या मिलेगा, 6 × 5 30, 30 × 4.5। ठीक है, अब यहां पर देखो 45 को अगर मैं 3 से गुना करूं, है ना, तो हमें मिलेगा 135। ठीक है, 45 से गुना करूंगा तो 135 आएगा। लेकिन अगर मैं 4.5 को 3 से गुना करूं तो आपको क्या मिलेगा, 135 लिखने के बाद देखो एक पॉइंट के बाद डेसिमल है ना, तो यहां भी एक पॉइंट के बाद डेसिमल लगा देंगे, 13.5। अब मैं कह रहा हूं 4.5 को 30 से गुना कीजिए, तो यहां से करोगे तो आपको मिलेगा 1350। ठीक है, फिर पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो यहां पर डिजिट लगा देंगे पॉइंट, है ना, तो आ जाएगा 135, है ना। तो यहां से आप सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा 1350 मिलेगा। फिर एक पॉइंट पे यहां पर तुम एक डिजिट के बाद एक पॉइंट आप लगा दोगे, क्योंकि 4.5 है ना, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक डिजिट के बाद हमने लगा दिया। ठीक है, तो यहां से हमें मिल रहा है कि जो टंकी का आयतन है 135 मीटर क्यूब आया, है ना, अभी आंसर नहीं आया है, 135 मीटर क्यूब आया टंकी का आयतन। अब आपको ये पता है कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है इस टंकी में कितना पानी आएगा, कितना लीटर पानी आएगा, तो आप बोलोगे 135 मीटर क्यूब में क्या होगा, 135 गुना 1000 यानी 135,000, है ना, इस तरीके से लिखेंगे, इतना लीटर पानी आ जाएगा, मतलब 1,35,000 लीटर पानी आएगा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही उत्तर है। ठीक है, ये क्लियर है सभी का, 1,35,000 लीटर पानी आएगा, ये क्लियर है सभी का। पहले मीटर क्यूब में निकाला, फिर उसको लीटर में कन्वर्ट कर दिया, ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर था। इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए, अगर कोई डाउट नहीं है तो होमवर्क नोट करेंगे। आज इतना ही तक हम लोग क्लास को रखेंगे। तो आपका होमवर्क क्या है, होमवर्क एक्सरसाइज 8.1, 9.1 और 9.2, ये 3 एक्सरसाइज आपको कर लेने। ठीक है।